इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th भारत और समकालीन विश्व 2, जिसका हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद कब पनपा और किस तरह उनको लोग जाने राष्ट्रवाद को। ये देखो अमेरिका का और यूरोप का किस तरह सिलसिला यहाँ पर रचा गया है और यहाँ के दोनों के लोग हैं। और कभी भी यहाँ पर देखो कितना लंबा भीड़ जा रहा है और पूरा बड़ा सा लाइन ड्रैगन जैसा है। चित्र 1। फ्रेडरिक सोरियू, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच संधि 1848। एक ऐसा स्वप्न देखता है कि सब राष्ट्र सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक ऐसा संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गुणों गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलाकर एक चित्र को बनाया गया था। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखें। चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। दोनों देश के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा के तरह, जिस तरह स्वतंत्रता की एक प्रतिमूर्ति होती है उस तरह प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। जो भी आजादी होती थी महिला के रूप में उसको प्रकाशित किया जाता था, चाहे उसको उनका रूप महिला के वजह से ही प्रदान किया जाता था। जैसे में हिंदुस्तान आजाद हुआ भारत माता का नाम से हुआ। आज भी हम भारत माता मानते हैं, धरती को भारत माँ बोलते हैं। कैसा कोई देश है जो बोल दे रसिया माँ, अमेरिका माँ, यूक्रेन माँ, जापान माँ? नहीं बोल सकते क्योंकि वो मानते नहीं, हम लोग मानते हैं। तो उसके एक हाथ में और दूसरे में मनुष्य की अधिकारों का घोषणा पत्र दिखाया गया है। एक हाथ में क्या दिखाया गया है? एक हाथ में ताकत और दूसरे हाथ में अधिकार। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। अब प्रतिमा के सामने देखोगे तो सारे जितने भी वहां पर संस्थाएं हैं सब ध्वस्त पड़े हुए हैं। सरयू के कल्पना दर्शन, जिसको बोलते हैं यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस चल रहा है। इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? स्वतंत्रता के लिए जो आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं वह इसका नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तब तक राष्ट्रीय राज्य बन चुके थे। उस समय राष्ट्रीय राज्य बन चुके थे वो। फ्रांस और क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस का मतलब उस फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे के वजह से उसको पहचान सकता है कोई भी। चलिए एक नया शब्द है निरंकुश। आपने अभी पढ़ा निरंकुश और कल्पना दर्शन। इसका मतलब बता देता हूं। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसा राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो किसी की बात नहीं समझते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं उनको निरंकुश सरकार बोलते हैं। और कल्पना दर्शन, इसका मतलब होता है एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव होता है कि उसका सरकार कोई हो सके। साकार होना, जो ये कल्पना देखा जा रहा है उसका साकार होना एक तरह से असंभव समझा जाता है। ऐसा होने भी नहीं देता है लोग कोई। प्रतिमा के पास अभी पहुंचा है कौन? फ्रांस के झंडा को लेकर फ्रांस के लोग। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। काला लाल और सुनहरा उनका झंडा है। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा
नहीं बने थे। जो झंडा वे थाम रहे हैं, जो झंडा उनके पास है, वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। मतलब जो 1848 में जो उदारवादी थे वो ये झंडा बनवाए थे, उनके ही विचार हैं ये। इनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। मतलब एक तरह से प्रजातांत्रिक संविधान में डालकर उसको एक राष्ट्रीय राज्य बनाने के लिए लोग चाहते थे, गठित हो रहा था। केवल अभी चाह थी, लेकिन अंदर अंदर हो रहा है तब तो चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रेलिया और दो सिसिलियों की राजशाही लैम्बर्ग, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग थे। और ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है कि एक तरह से भाईचारे का रूप इन सबको दिया जाए। इस अध्याय में ऐसे किसी विषय उठाया जाएगा जिसकी कल्पना व्यक्तिगत सरयू ने जो ऊपर चित्र में बना दिया है उसके चित्र 1 में की गई थी, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। और 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रीयवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने 19वीं सदी के बाद जब राष्ट्रीयवाद था एक ऐसी ताकत के साथ उभरा, ऐसा ताकत बन चुका था जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दी थी। इन परिवर्तनों से ये जो परिवर्तन हुआ, इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय, जहां पर इनका जनसंख्या बहुत ज्यादा था, तब बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान जो वहां पर वंशों से राज कर रहे हैं, वैसे स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ और उस जगह पर राष्ट्रीय राज्य का उद्धार हुआ। और उस समय से वही वहां से आगे निकले जो इलेक्शन जीत कर आते थे। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसी आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रही थी जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभु सत्ता का केंद्रीय शक्ति की थी कि उस पर एक केंद्रीय शक्ति रहेगा, उसके अनुसार ही पूरा देश चलेगा। जैसे केंद्रीय शक्ति मतलब राष्ट्रपति, बाकी सब अलग। लेकिन राष्ट्रीय राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। वो चाहते थे कि हमारा इतिहास, हमारा विरासत बचा रहे और उनको भी बचा कर रखना था। इनको साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी और जो ये गणतंत्र के रूप में पेश करना चाहते थे राज्य राष्ट्रीय को, ये पहले नहीं सोचा गया था, बहुत समय से भी नहीं सोचा गया था। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोग इसमें चाहते थे कि हम इसमें काम करें, तो सरगर्मियों से निमित्त हुई थी। तो ये लोग मतलब जब वहां पर मुसीबत आता है ना, तो मुसीबत में लोग हर कोई सोचना चालू कर देते हैं, तो उसी से ये रास्ता सामने आया था। यह अध्ययन उन विधि प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगी जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रीयवाद अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रीयवाद अस्तित्व में आया था यूरोप में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले आप ये जान लो, ये है अर्नस्ट रीना। क्या नाम है? अर्नस्ट रेना। राष्ट्र क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेने 1823 में जन्म हुआ और 1892 में इनकी मृत्यु हो गई। 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्रीय की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था क्वाइटेस्ट क्यू विन नेशंस। राष्ट्र क्या है? क्वाइटेस्ट आईक्विन नेशन। इसका मतलब तो आपको इतना ही है कि राष्ट्र क्या है। इस निबंध में
रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रकाशित या प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्रीय समान भाषा क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय समान भाषा नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। जिस तरह हमारा क्षेत्र रहेगा वही हमारा राष्ट्रीय भाषा रहेगा। एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक राष्ट्र बनाना मतलब लंबे समय त्याग करना और निष्ठा से काम करना, तब एक राष्ट्र बनता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है। कौन कौन सा? युक्ति, अतीत और महान पुरुषों के नाम, ये हमारे लिए गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। और देखो, जब भी कोई उदाहरण देता है तो एक अच्छा इंसान का ही देता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान अच्छा संकल्प का होना, एक अच्छा व्यवहार होना, वर्तमान होना जो हमारा समाज है, और अच्छा होना और अच्छा करने का संकल्प होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे बढ़ना, ऐसे काम और करने की इच्छा, मतलब इस सब काम करने की और इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्त हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सोलिडरिटी है, उसका अस्तित्व रोज होना चाहिए। जो उनका कारण है, अस्तित्व है, रोज होने वाला जन्मता संग्रह है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर रोज बच्चा पैदा ना होता हो। प्रांत उसके निवासी है मतलब पड़ोसी, रहने वाले हैं। अगर सलाह दिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निजी ही है और निवासी ही है। सलाह कोई देगा तो वह वहां के निवासी ही देंगे। किसी देश का विलय करने और किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक दुकान और उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। किसी भी जगह का एक मालिक हो तो वहां पर स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। चलिए, मैंने तो ये नहीं बताया अभी, कि बता चुका हूं। कुछ नए शब्द हैं। जनमत संग्रह, लोगों को एकजुट करना। यहाँ पर देता है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार कराया जाए। अस्तित्व अस्वीकार करने के लिए पूछा जा सकता है, मतलब आप इसको स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे। और जन संग्रह, जन समूह, जो कह देगा वही होगा। स्वीकार करो तो हाँ, स्वीकार ना करो तो ना, बस। अब हम पहले का टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, तब राष्ट्रवाद का दिमाग में सब किसी को लगा कि हाँ, राष्ट्रवाद आना चाहिए देश में, राष्ट्रवाद देश बनना चाहिए। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, मतलब राजा था वहां का, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुत्व सत्ता राजतंत्र से निकलकर कहा फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गया, और राजतंत्रों के हाथ से निकलकर वह फ्रांस के नागरिकों के हाथ में वहां का सत्ता आ गया। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। लोग जो बोलेंगे उसी के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, और वे ही इसके नियमित और नियति तय करेंगे। जो भी इसका नियम होगा, नियति होगा, सब अब लोग ही तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक समूह पहचान की भावना पैदा हो गई थी, और हर लोग अपने आप में एक भावना पैदा कर लिए थे क्रांति का, ठीक है। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये चित्र 2 यहाँ पर दिख रहा है, ये शायद चित्र 2 एक जर्मन पंचांग, ये जर्मन पंचांग एक चित्रपत्र का मुख्य पृष्ठ, जिसे पत्रकार प्रकाश एंड्रियास
रेबमान ने 1798 में डिजाइन किया था। ये क्या किया था मैं बताता हूँ इसका बारे में। पितृभूमि जिसको बोलते हैं वहां के यूरोप के भाषा में ला पैट्री, और नागरिक जिसको बोलते हैं ली सिट्रोइन। जैसे ये तो लग रहा है दवा का नाम है। जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नई फ्रांसीसी झंडा एक तैयार हुआ जिसको बोलते हैं त्रिकॉलर। देखो ऊपर चित्र में 3 कलर का झंडा दिख रहा है, इंडिया का जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है। चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली थी। जो पहले का राजध्वज था उसका जगह ले ली थी। स्टेट जनरल, जो वहां के स्टेट जनरल थे, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई थी वहां पे, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान होना शुरू हो गया। और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ, किसी एक व्यक्ति के नहीं, राष्ट्र के नाम पर। एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए सामान्य कानून बनाए। आंतरिक यातायात निर्यात शुल्क समाप्त, मतलब जो आयात निर्यात पर जो शुल्क लगता था उसको समाप्त कर दिया गया। और भार तथा नापने की एक सामान्य व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को, जो क्षेत्र में बोला जाने वाला बोली होता है, तो बोलियों को हतोत्साहित किया गया, मतलब उस भाषा को आगे बढ़ाया किया गया कि पेरिस में फ्रेंच जैसी, वहां पर फ्रेंच चलता है पेरिस में, तो फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। फ्रेंच बोलना और लिखना दोनों होता था, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई और वही राष्ट्र की भाषा हो गई और वही वहां के नेशनल लैंग्वेज है। हम लोग का नेशनल लैंग्वेज है हिंदी और इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। और हमारे मातृभाषा कौन सा है, जहां पर हम रहते हैं वहां का मातृभाषा हमारा वो भाषा हो गया। तो हम बिहार में है तो हमारी मातृभाषा भोजपुरी है। ये देखो, फ्रेंच वस्टिल की क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते एक किले की बगल में बनाए गए हैं। यह किला जर्मन प्रांत जिसको बोलते हैं केसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित किया गया। इस चित्र के साथ एक नया नारा जोड़ दिया गया था, लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान एक पत्रकार था और जो मेज नामक शहर में रहता था और जर्मन जेकोबिन गुट का सदस्य था। फिर देखते हैं, क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। और वहां के क्रांतिकारी यही चाहते थे कि वहां के शासकों से फ्रांस यूरोप को मुक्त करा दे, जितने भी वहां पर निरंकुश शासन है, अत्याचार करने वाले। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रीयों में शामिल कर लिया गया, राष्ट्रीयों में शामिल होने में मदद देगा। मतलब बाद में जब होगा तो फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने का, मतलब उसमें मिलने का मदद देगा कि आप मिल जाओ, हम आपको साथ देंगे। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित, वहां पर जो छात्र थे चाहे जो पढ़े लिखे थे, शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जिनको बोलते थे जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। वहां पर एक नया समुदाय, एक नया संगठन का स्थापना होना चालू हो गया। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। मतलब वहां पर ये लोग थे। क्रांतिकारी युद्धों के शुरुआत होने के साथ, क्रांतिकारी युद्ध जब शुरू हुआ तो उसके साथ फ्रांसीसी सेनाएं जितने भी थे राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगी। और जितने भी फ्रांसीसी सेनाएं थी वो राष्ट्रवाद को पूरे देश में लेकर जाने लगे। वहां पे मतलब जाते थे और बताते थे कि हमारे पास तो ऐसा है, हमारे पास तो वैसा है।
आज भी चार लोग बैठेगा तो बोलेगा हमारे पास तो ऐसा है, हमारे पास वैसा है, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा होता है कि नहीं, चलता ही रहता है। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारकों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया और राजतंत्र लाकर प्रजातंत्र को नष्ट किया। यह साफ साफ देखा जा रहा है कि राजतंत्र कर दिया मतलब प्रजातंत्र खत्म। ये देखिए यहाँ पर यूरोप का ये सब सत्ता है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, हॉलैंड और रूसी समाज, ऑस्ट्रेलिया समाज, बहुत सारे देश हैं भैया। 198 देश का नाम हम लिख कर रखे हैं टापू सहित। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। उसमें थोड़ा कुछ नया किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। मतलब जितना भी व्यवस्था अच्छा चले और सारी व्यवस्था एक संविधान के मतलब एक नियम के अनुसार चले। 1804 की नागरिक संहिता जब चालू हुआ था, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म का अधिकार, विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे और जन्म से जो अधिकार मिलता था, विशेष अधिकार, उसको समाप्त किया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभागों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को, जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं, उनके व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से माफ किया। जागीरदार जो शुल्क लगाते हैं, तो जागीरदारी शुल्क से माफ कर दिया, हटा दिया, खत्म कर दिया, मुक्ति दिला दिया नेपोलियन ने किसानों को। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघी के नियंत्रणों को हटा दिया गया और शहर में भी कारीगरों पर जो नियंत्रण रखते थे उनको हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों और कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिलें आजादी से खोला। वहां पे उद्योगपति और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक सामान्य कानून जो चालू हो रहा था समानता के लिए, यहाँ पर देखो किस तरह यहाँ पर नीचे से लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ये बता रहा है जब क्रेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण, ये स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण कर रहे हैं लोग। जर्मन चित्रकार कर्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाया गया इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़ेब्रेक्रेन शहर पर कब्जा हुआ। अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो एक किसान की गाड़ी जो आपको दिख रही है बाएं छोर पे, छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। बीच का अग्रभाग देखो किस तरह चल रहा है। एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं कि तुम घुटने टेको, बाकी सब घींच कर। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है कि उसका अनुवाद है। ये जर्मन में जो लिखा है उसका अनुवाद है। इसमें आजादी और समानता ले लो, आजादी और जो हमारा समानता का अधिकार है ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। राजतंत्र को खत्म करके वहां पर मुक्ति दिलाकर सबको प्रजातांत्रिक बना देते थे। कहाँ के लोग बनाते थे? फ्रांस के लोग बनाते थे। लेकिन नेपोलियन सबको प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र में डाल दिया। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजियों के आवागमन में सहूलियत होगी।
मतलब एक तरह से सारा कानून सामान्य हो जाएगा, राष्ट्रीय मुद्रा एक बराबर आ जाएगी, तो हम लोग कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर बेच सकते थे। भारत में जीएसटी नहीं थी, तो जीएसटी नहीं थी तो राज्य सरकार अलग टैक्स लगाता था, हर राज्य में अलग अलग टैक्स लगते थे। लेकिन जब जीएसटी आ गया तो हर राज्य में एक टैक्स। एक 5 रुपए का बिस्किट आप यहाँ पर खरीदो 5 रुपए में, नेपाल में नहीं, कश्मीर में खरीदो 5 रुपए में, दिल्ली में खरीदो 5 रुपए में, किसी भी राज्य में खरीदो 5 रुपए का भी मिलेगा आपको। एक प्राइस लिख दिया गया है 470, तो आप कहीं भी घूम लो आपको 470 में ही वो मिलेगा, उससे ज्यादा ना उससे कम। इसके बाद से हम पढ़ेंगे लेकिन जीते हुए, इसको हम अगले भाग में ले चलते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही बने रहेंगे, और जो भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।